हेलो मेरे प्यारे शेर एवं शेरनियों। तो पुनः पहुंच चुके हैं अपने एक न्यू वीडियो के साथ। तो इससे पहले हमने प्रश्नावली 4.2 का पार्ट 1 पढ़ा दिया है, जिसमें से हमारा प्रश्न पहला गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरणों को हमने जो मूल ज्ञात करना था वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से हमने ज्ञात कर लिया है, जिसमें से पूरे 5 क्वेश्चन थे, है ना। उनको हमने बहुत ही प्रॉपर तरीके से उसको सॉल्व कर लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पर आप लोग को पार्ट 1 मिल जाएगा, जो गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरण को मूल ज्ञात हमने कर लिया है ना। उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मिल जाएगा। अब आज की इस वीडियो में प्रश्न दूसरा पढ़ेंगे। तो प्रश्न दूसरा से लेके पूरे 6 क्वेश्चन, कितना मतलब कि दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां क्वेश्चन इस वीडियो में आप लोग को मिलने वाला, जो बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग को मैं इजी से इजी भाषा में बताने वाला हूँ। बस आप लोग को करना क्या है कि वीडियो के अंत तक बने रहना है, और अगर अच्छी लगे वीडियो तो आप लोग को लाइक सब्सक्राइब करना है ना। और हो सके तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना है। हाँ, जब पसंद आए तब की बात करता हूँ, है ना। नहीं आए पसंद तो आप लोग प्रॉपर तरीके से वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि इतना आसान और इजी ट्रिक से बता दूंगा कि आप लोग को कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए बात करते हैं अपना प्रश्न दूसरा का। तो प्रश्न दूसरा अपना कहता है, प्यारे बच्चों लोग, क्या बोलता है कि प्रश्न दूसरा अपना, उदाहरण एक में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। प्रश्न दूसरा क्या बोलता है, उदाहरण एक में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो हम पेज को अभी पलटा के देखते हैं। तो उदाहरण नंबर पहला तो क्या कहता है, तो वहां उदाहरण में 2 क्वेश्चन है। आइए देखते हैं उदाहरण पहला, फिर उसे हम बहुत प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते हैं। चलिए, तो यहां हम पहुंच चुके हैं उदाहरण नंबर 1 में। तो ये रहा हमारा उदाहरण नंबर 1। उदाहरण नंबर 1 क्या कहता है कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, है ना। अब उदाहरण नंबर 1 के 2 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन का और भी पीछे है ना। तो आप लोग भी अपनी बुक खोल लीजिए, अपने बुक का 45 पेज नंबर, आइए वहां पर आप लोग को मिल जाएगा क्वेश्चन, है ना। तो 45 पेज नंबर खोलिए न्यू एनसीईआरटी में, है ना, न्यू एनसीईआरटी में। और अगर आप लोग पुरानी एनसीईआरटी खोल रहे हैं तो पेज नंबर 79 पर देखिएगा। पुरानी पुरानी एनसीईआरटी में 79 पेज नंबर पर मिलेगा, और न्यू एनसीईआरटी में 45 में मिलेगा, है ना। चलिए, तो देखते हैं उदाहरण नंबर 1 का पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं। कितने हैं? 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 125 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कितने कंचे थे। आरंभ में जॉन और जीवंती दोनों के पास कितने कुल मिला कंचे हैं? 45, यानी 45 कंचे हैं, और 5-5 कंचे उन्होंने खो दिए। मतलब कि 45 कंचे हैं। अब 45 कंचे में से उन्होंने 5-5 कंचे खो दिए, है ना। और उनके पास कंचों का जो गुणनफल है कितना है? 145 है। तो हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो मानना पड़ेगा, तो माना जॉन के पास, किसके पास? माना जॉन के पास कितना होगा? एक्स कंचे होंगे। कितने होंगे? एक्स कंचे होंगे, है ना। तो आइए चलते हैं अपन पेन और कॉपी के साथ, और इसे बहुत ही प्रॉपर तरीके से करते हैं और समझते हैं। हाँ, लेकिन आप लोगों से एक विनम्र रिक्वेस्ट है कि आप लोग बुक खोल कर रख लें, ताकि मैं क्वेश्चन पढ़ूं और आप लोग क्वेश्चन को समझते चलें। ओके, आइए तो पेन और कॉपी के साथ समझते हैं। तो आइए, यहाँ पास हम पेन और कॉपी के साथ पहुंच चुके हैं, ठीक है। चलिए, तो इसी क्या करेंगे, अब इसे हम हल करेंगे। क्या करेंगे? हल करेंगे। तो यहाँ पर हमने डाला हल। क्या डाला? यहाँ पर हमने डाला हल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर के 45 कंचे हैं। दोनों ने 5-5 कंचे खो देते हैं, और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 145 है ना। 145 है। तो क्या बोलेंगे? माना। तो क्या करेंगे? माना, माना जॉन के पास एक्स कंचे हैं। कितने हैं? एक्स कंचे हैं, ठीक है। तब माना एक्स कंचे हैं, है ना। माना एक्स कंचे हैं, ठीक है। अब जॉन और जीवंती
दोनों ने क्या किया है कि 45 कंचे में से x कंचे खो दिए। पांच पांच कंचे खोए ना उसने, कितना, पांच पांच कंचे खोए। तो मतलब हमने x कंचे माने हैं, तो मान ले कितना खोए, 45 में से x कंचे खोए। माने के लिए सिर्फ मानना है अभी, है ना। उन्होंने खोया तो पांच पांच कंचे हैं, लेकिन अभी क्या करना है, मान रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं। तो यहां पर लिखेंगे जीवंती, जीवंती के पास, जीवंती के पास 45 माइनस एक्स, एक्स हमने कंचे माना है ना, एक्स क्या है, कंचे हैं। और टोटल मिला के दोनों के पास मिला के 45 कंचे हैं, जिनमें से उन्होंने कंचे खोया, तो अभी कंचे होंगे, ठीक है। एक्स कंचे हमने माना, माना हमने, और हमने 45 कंचे हैं, और एक्स हमने अपने से मान रखा है। तो टोटल मिला के कितने कंचे हो गए, 45 माइनस एक्स कंचे, क्योंकि एक्स कंचा क्या है, जो गुमा हुआ रहेगा, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे कंचे होंगे, टोटल मिला के, तो कंचे होंगे, ठीक है। अब क्या बताना है कि उन्होंने कंचे को पांच पांच खोया, दोनों ने खोया। तो यहां पर बताएंगे दोनों, दोनों ने 5,5, है ना, पांच पांच कंचे खोने के बाद। तो जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी बची, जॉन के पास कंचों की संख्या कितनी बची। तो जॉन के पास माना हमने कितने कंचे थे, एक्स कंचे थे। तो जॉन के पास एक्स माइनस 5 कंचे बचेंगे, है ना। तो यहां लिखेंगे जॉन के पास कंचों की संख्या बराबर, एक्स माने थे पहले, एक्स, और उसने 5 खो दिए, तो एक्स माइनस का 5 कंचे, ठीक है। अब बात करते हैं जीवंती के पास, किसके पास, जीवंती के पास। तो एक मिनट, सॉरी, इधर से है ना, ठीक है। जीवंती के पास कंचों की संख्या बराबर, 5 कंचे खोने के बाद। तो 45 में से 5 खो दिए, तो कितने बचे थे, 40 बचे, 40 बचे ना। और कंचों की संख्या क्या है, एक्स, तो 40 माइनस एक्स। बात आ गई समझ में, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, है ना। अब बात करते हैं प्रश्न हमारा क्या कहता है। तो प्रश्नानुसार यहां आप लिखेंगे प्रश्नानुसार। अब अपना प्रश्न बोलता है, थोड़ा सा दिखा देता हूं, कि 5 5 कंचे खो देने के बाद अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कितना है, 124। कितना है, 124 खोने के बाद। तो उसने कितने कंचे खोए, जॉन ने x-5, और जीवंती ने 40 माइनस एक्स, ये खो दिए हैं। तो जिनका गुणनफल क्या है, 124 है, 124 है, यही तो है ना। तो यहां पर लेंगे x-5 इंटू 40 माइनस एक्स बराबर का 124। ये हमारा प्रश्न बोल रहा है कि जॉन और जीवंती ने 5 5 कंचे खोने के बाद उनका गुणनफल 124 है, यही तो है ना, यही है। चलिए, तो हमने ये क्या कर, इनका गुणनफल निकाल दिया, ठीक है। आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से लिखते जाइएगा, हाँ, बीच बीच में रोक के, इतना आप लोग हल, आप लोग लिख लिया तो इतना आप लोग लिख सकते हैं। चलिए, अब x का गुणा इसका पूरे के साथ कर दीजिए, करिए। x का गुणा 40 के साथ हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 40x हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। माइनस है तो माइनस, x का गुणा x के साथ हो जाएगा, तो x का स्क्वायर हो जाएगा, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। माइनस, ये माइनस प्लस कितना होता है, माइनस होता है। 40 का गुणा 5 से कर दो, या 5 का गुणा 40 से कर दो, तो 5 शून्य शून्य, और 5 चौके 20, मतलब कि 200, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ये माइनस माइनस मिलके क्या बनता है, प्लस बन जाता है, ये 200 लिखा हुआ है ना, माइनस माइनस मिलके प्लस। अब 5 का गुणा एक्स के साथ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 का एक्स,
बराबर में 124 है तो 124। कोई दिक्कत आप लोग को इसमें? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े क्या अपन? आगे बढ़ते हैं। ये माइनस वाला x है, इसको पहले लिख लेते हैं, ठीक है। तो माइनस का x का स्क्वायर प्लस 40x प्लस 5, मतलब कि 45x, माइनस का 200 तो माइनस का 200, ठीक है। और ये 124 प्लस का बराबर किस पर आया? तो माइनस का 124 बराबर किस पर? कुछ नहीं बचा, मतलब कि शून्य बचा। कोई दिक्कत यहाँ पर आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़े अपन, चलिए। माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 45x, माइनस माइनस प्लस, क्या माइनस माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह काहे कराएगा? बड़ी संख्या के किस चिन्ह माइनस ही, तब माइनस कराएगा। और 200 में जुड़ जाएगा 124, तो ये हो जाएगा 324। कितना हो जाएगा? 324। बराबर में जीरो है तो बराबर में जीरो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है ना। तो माइनस का क्या लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं। और जब माइनस का कॉमन लेते हैं तो चिन्ह बदलने लगते हैं। तो जहाँ प्लस है तो वहाँ माइनस, और जहाँ माइनस है तो वहाँ प्लस। तो यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिए, मतलब कुछ नहीं बचा, मतलब प्लस, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस का 45 हो जाएगा, और यहाँ पास माइनस है तो प्लस का हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब बराबर में जीरो है तो जीरो। अब ये जो माइनस है अभी किस में? गुणांक में है। बराबर के उस पर जाएगा तो भाग में जाएगा। अब किसी भी संख्या का भाग दिया जाए जीरो के साथ तो वह क्या हो जाता है? वह जीरो हो जाता है। तो क्या बचेगा? सिर्फ जीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 45x प्लस 324 बराबर का जीरो, यही बचेगा। क्योंकि माइनस तो बराबर के इस पार आया, लेकिन उसका भाग जीरो में कर दिया तो क्या हो गया? जीरो हो गया। तो ये हो गया अपना आंसर। क्या हो गया? ये हो गया अपना आंसर। कोई दिक्कत आप लोग को? कोई दिक्कत नहीं। मजा आया है ना? बहुत आसान था, बहुत आसान था। हमने तरीके से इसे समझा और आप लोग को भी समझा दिया। तो आप लोग प्रॉपर तरीके से वीडियो को रोक कर लिख लीजिए इतना, ठीक है। चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, मतलब प्रश्न दूसरे का ही दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। आइए देखते हैं एक बार दूसरा क्वेश्चन। आप लोग अपने बुक में देखिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर हमने दूसरा क्वेश्चन लिख लिया है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? आप लोग अपनी बुक में भी देखिए और यहाँ भी देखिए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अपना बोलता है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य रुपए में 55 में से एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। ये क्या बोलता है कि एक दिन में जितने भी खिलौने हमारे बनते हैं तो प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है वो 55 में से घटा देने पर, देखिए एक दिन में कितना खिलौने बना अभी ये पता नहीं है, और एक दिन में जितने भी हमारे खिलौने बने उन खिलौने में से प्रत्येक दिन में जितने खिलौने बने उनमें से 55 घटा देने पर खिलौनों की संख्या प्राप्त संख्या का क्या है? बराबर है। तो किसी एक दिन कुल निर्माण लागत, जितना भी उनका बनाने की लागत थी वह 750 थी, तो हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। आइए इसे करते हैं। तो अभी ये तो पता नहीं है कि एक दिन में कितने खिलौने बनते हैं, लेकिन इतना जरूर बता दिया है कि एक दिन में जितने भी खिलौने बनते हैं उन प्रत्येक खिलौने का 55 में से एक दिन में घटाकर निर्मित खिलौनों की संख्या के जो बराबर होती है वो यहाँ पर बता दिया है ना। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखेंगे हल। तो माना एक दिन में निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या, है ना, एक दिन की बात कर रहा है। एक दिन में कुल खिलौने का निर्मित करता है, कितने करता है ये नहीं बताया, तो अपन को मानना पड़ेगा। तो यहाँ मानते हैं, माना माना एक दिन, माना एक दिन में निर्मित एक दिन में निर्मित किए गए
खिलौने की संख्या बराबर x। हमने मान लिया, ठीक है। अब x संख्या माना, ठीक है। क्या बोल रहा है, निर्मित किए गए खिलौना, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन निर्मित किए गए खिलौनों की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। तो किसी एक दिन की कुल निर्माण लागत कितनी है, 750 थी। तो उसकी लागत कितने बता दिया, कुल लागत इसकी। तो यहाँ पर लिखेंगे कि कुल निर्माण लागत, है ना, कुल निर्माण लागत बराबर कितना है, 750 है। अब क्या बोलता है कि जो एक दिन में हमारे खिलौने बनते हैं, क्या बनते हैं, एक दिन में कुल खिलौने निर्मित करता है, तो प्रत्येक खिलौने का मूल्य कितना है, 55। 55 नहीं है अभी, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन में जितने भी खिलौने बनते हैं उन खिलौनों को घटाने पर, मतलब 55 में से एक दिन में बने हुए खिलौनों को घटाना है अभी, है ना। तो मतलब यहाँ पर क्या होगा, प्रत्येक खिलौने का मूल्य जो है उसको घटा देंगे। तो एक दिन में हमने कितने खिलौने बनाए, एक्स बनाए, तो एक्स हमने बनाया है ना, उसको 55 से क्या करना है, घटा देना है। तो यही ना बोल रहा है 55 में से घटाने पर निर्मित खिलौने की संख्या। तो यहाँ पर बोलेंगे प्रत्येक खिलौने का मूल्य, प्रत्येक खिलौने का मूल्य बराबर 55 से उसने एक दिन खिलौने घटाने को बोला था। एक दिन में हमने कितने खिलौने बनाने थे, एक्स बनाए थे, और उसको 55 से घटा देंगे, यही तो बोला है। घटाने पर उन खिलौनों को घटाने के जो संख्या के बराबर, संख्या के बराबर बोल रहा है, तो 55 में से उस घटा दिए जो हमने एक दिन बनाया था। अब प्रश्न क्या बोलता है, बराबर, तो किसी एक दिन की कुल लागत का निर्माण कितनी थी, 750 थी। निर्माण लागत क्या है, 750 थी, मतलब इन सभी के बाद कितना हो गई, 750। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार क्या क्या बना हमारा, एक्स खिलौना था और 55 माइनस एक्स जो एक दिन का हमारा था, है ना। तो एक दिन में मान लेते हैं एक्स खिलौने बने, और उन एक्स में से 55 में से जो एक्स बना था वो 55 से घटाए, तो इसको लिखेंगे। तो 55 माइनस का एक्स बराबर इनकी कुल लागत कितनी थी, 750। कितनी थी कुल लागत, 750 थे। यही थी ना। आप लोग प्रॉपर तरीके से लिखते चलिएगा, ठीक है। बुक से आप तो या तो लिख लीजिए क्वेश्चन को, या तो फिर जो अभी वीडियो को रोक के लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए अब x का यहाँ पर गुणा कर दीजिए, x का गुणा 55 के साथ कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 55x हो जाएगा, होगा नहीं होगा। अब x का गुणा x के साथ करेंगे तो x का ये स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में 750 है तो 750 ही रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पास, समझ में आ रहा है, प्रॉपर है। चलिए अब ये माइनस का x है, इसको आगे कर देते हैं, है ना, इसको आगे कर दीजिए। तो माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस का है तो प्लस का हो जाएगा 55x बराबर का 750। कोई दिक्कत नहीं। आप क्या करते हैं, इसको बराबर के इस बार लेके आते हैं, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 55x बराबर के इस पर आएगा तो प्लस का, तो इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 750 बराबर में कुछ नहीं, मतलब कि 0। अब x देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस माइनस दोनों है, यहाँ माइनस माइनस है, प्लस प्लस किससे बनता है, माइनस माइनस से मिलके बन जाता है। और ये जो माइनस है, ये माइनस है, मतलब यहाँ भी प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, है ना। तो माइनस का क्या लेंगे, कॉमन लेंगे। तो माइनस का हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब प्लस बचा, तो एक्स का स्क्वायर, यहाँ से एक माइनस निकल गया तो क्या बचा, माइनस बचा, क्या बचा, माइनस से बचेगा ना यहाँ पास। तो माइनस यहाँ पर बचा 55x, यहाँ से माइनस निकल चुका है तो क्या बचेगा यहाँ पास, प्लस बचेगा, क्या बचेगा, प्लस बचेगा। कोई दिक्कत नहीं। और 750 है तो 750 बराबर में 0। कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ें। चलिए अब ये माइनस का है, बराबर की इस पर आएगा तो
बराबर किस पर आएगा भाई, अभी गुणांक में भी है, बराबर किस पर आएगा तो भाग में आएगा। और किसी भी संख्या का भाग अगर शून्य से कर दिया जाए तो वह क्या हो जाता है, वह शून्य ही हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर एक्स का स्क्वायर माइनस का 55 एक्स प्लस 750 बराबर का शून्य। आंसर गणितीय रूप ने बोला था, गणितीय रूप सिद्ध कीजिए। अब इसको ये तो नहीं बोला कि गणितीय रूप है तो उसको गुणाखंड विधि से हल कीजिए। अगर इसको गुणाखंड विधि से हल करने के लिए बोलता तो फर्स्ट इंटू लास्ट कर देते, यही ना करते। लेकिन ऐसा तो बोला नहीं, कुछ बोला है क्या, नहीं बोला है। ये हो गया अपना आंसर, क्या हो गया, ये हो गया अपना आंसर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। इतना आप लोग वीडियो को रोक कर लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़े क्या, चलिए चलते हैं प्रश्न तीसरे पर। अभी हमने प्रश्न दूसरा का पहला दूसरा ज्ञात किया, अब चलते हैं प्रश्न तीसरे पर। चलिए आइए, यहाँ पर हमने प्रश्न तीसरा लिख लिया है ना। क्या हमने लिख लिया, प्रश्न तीसरा यहाँ पर हमने लिख लिया है। तो प्रश्न तीसरा क्या कहता है उसको समझते हैं पहले थोड़ा सा, ठीक है। अपना प्रश्न तीसरा कहता है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। दो संख्याएं ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, दो संख्याएं ज्ञात करना है। दो संख्याएं मतलब क्या होगा अपनी, पहली प्लस दूसरी बराबर में क्या है 27, यही बोला है भाई। क्या बोला है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। योग मतलब क्या होता है, जोड़। योग मतलब क्या होता है, जोड़। तो पहली प्लस दूसरी बराबर क्या है 27, यही है। तो मान लेते हैं पहली संख्या क्या है, एक्स है। माना माना पहली संख्या क्या है, एक्स है, प्लस दूसरी संख्या बराबर कितना हो गया 27, बराबर 27। अब ये प्लस की संख्या है, बराबर उस पर जाएगी तो माइनस में जाएगी, तो दूसरी संख्या क्या निकल के आएगी, तो दूसरी संख्या अपनी होगी 27 माइनस का एक्स, यही होगी दूसरी संख्या। होगी कि नहीं होगी, होगी। चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो माना हमने पहली संख्या क्या मानी, एक्स मानी है, एक्स ही मानी है ना। तो माना क्या लेंगे, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या बराबर क्या है, एक्स है अपनी, क्या है, एक्स है। माना पहली संख्या एक्स तथा दूसरी संख्या, तथा दूसरी संख्या बराबर, हमने क्या निकाला, दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स, क्या है 27 माइनस एक्स। अब प्रश्न से, कहां से, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार या प्रश्न से, है ना। क्या बोलता है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या का योग क्या है 27, सॉरी हाँ 27, और उनका गुणनफल क्या है 182। क्या है उनका गुणनफल, क्या है 182। तो पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल क्या है 182। तो ये आया अपना 182। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब एक्स का गुणा 27 के साथ कर दो तो कितना हो जाएगा 27x माइनस एक्स का गुणा एक्स के साथ हो जाएगा, तो ये एक्स का स्क्वायर बराबर में 182। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। माइनस का एक्स पहले लिख लेते हैं, एक्स का स्क्वायर, ये प्लस का है तो प्लस का 27x। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या है, प्लस का है, बराबर किस पर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 182, बराबर किस पर कुछ नहीं, मतलब कि शून्य। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। माइनस आ गया मतलब इसका माइनस का ले लेते हैं उभयनिष्ठ, जिसको कॉमन बोल देते हैं। तो कुछ नहीं बचा, मतलब कि प्लस का एक्स स्क्वायर, यहाँ का क्या बचेगा, माइनस का बचेगा, माइनस का यहाँ पर 27x, और यहाँ माइनस को बाहर जा चुका है, मतलब कि प्लस बचेगा, कितना बचेगा प्लस। तो ये हो जाएगा 182 प्लस का कोष्टक बंद बराबर में 0। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब ये माइनस है, गुणांक में है, बराबर के उस पर जाएगा तो भाग में आएगा, बटे में आएगा, और बटे की संख्या को किसी भी संख्या से भाग किया जाए तो वह शून्य हो जाता है, क्योंकि शून्य से भाग करोगे, शून्य से भाग किसी भी संख्या करोगे तो क्या हो जाता है, वह शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर क्या बचेगा, एक्स का स्क्वायर माइनस का 27 माइनस का, एक मिनट थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा सा, माइनस का 27x था ना, थोड़ा सा कैमरा हिलने लगा था, ठीक है।
माइनस का 27x प्लस का 182 बराबर में शून्य है तो शून्य। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब इसको करेंगे गुणनखंड विधि से। किस में से करेंगे? अब इसको करेंगे गुणनखंड विधि से। तो गुणनखंड विधि से करिए। तो गुणनखंड विधि क्या होता है? फर्स्ट इंटू लास्ट। क्या होता है? पहले का गुणा लास्ट से कर दो। तो 182 का गुणा x के साथ करोगे तो कितना हो जाएगा? 182x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 182x हो जाएगा। 182 का x स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अब 182 को ऐसे दो भागों में तोड़ो कि जोड़ो या घटाओ। जोड़ो या घटाओ तो कितना आना चाहिए? मध्य पद 27 आना चाहिए। कितना चाहिए? मध्य पद 27 आना चाहिए। तो इसे दो भागों में तोड़ दो तो ये टूटेगा अपना कितने में? 13 14 में टूटेगा। कितने में टूटेगा? 13 14 में, है ना। अगर इसका तुम गुणा करोगे तो 182 आएगा। कितना आएगा? 182 आएगा। और इनको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। कितना होगा? 27 हो जाएगा। कितना होगा? 27 हो जाएगा। आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये x का स्क्वायर है तो ये x का स्क्वायर रहेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। माइनस माइनस 13x माइनस 14x प्लस का 182 बराबर में हो जाएगा शून्य। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पास दो पद मिल चुके हैं, एक ये वाला मिल गया और दूसरा ये वाला मिल गया। क्या ले लेंगे? कॉमन ले लीजिए। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो x को कॉमन ले लिए तो यहाँ एक x बचेगा, माइनस का 13 बचेगा। और यहाँ पास 14 है और यहाँ पर 182, तो 14 का यहाँ पास कॉमन आएगा। कितना आएगा? 14 कॉमन आएगा। तो माइनस का 14 कॉमन निकल चुका है तो यहाँ बचेगा x। 14 का भाग कर दो 182 में तो ये माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा और 13 आएगा। कितना आएगा? यहाँ पास 13 आएगा। भाग करके देख लीजिएगा, बराबर में 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े। अब एक पद और दूसरा पद दोनों सेम पद हैं तो एक पद इसको बाहर ले लेते हैं तो x माइनस 13 और दूसरा पद x माइनस का 14 बराबर में कुछ नहीं, मतलब कि शून्य। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को समझ में आया? आप लोग को? चलिए, अब दोनों का क्या करेंगे? पहला पद और दूसरे पद का दोनों का शून्यक निकालेंगे। क्या निकालेंगे? शून्यक निकालेंगे। तो ये x माइनस 13 बराबर शून्य, तो x बराबर माइनस का 13 बराबर किस पर आएगा? तो प्लस का 13 बन जाएगा। तो x का मान कितना मिल गया? मतलब पहली संख्या क्या मिल गई? 13। और उसने क्या बोला? उन्होंने बोला है कि दो संख्या ज्ञात कीजिए, पहली संख्या और दूसरी संख्या ज्ञात करना है, जिसका योग कितना था? 27 था। हमें दो संख्या ज्ञात करनी थी, तो पहली संख्या क्या मिल गई हमें? 13। और दूसरी संख्या ज्ञात करना है, तो दूसरी संख्या तो x माइनस 14 बराबर का शून्य, तो x बराबर माइनस का 14 है, बराबर उस पर जाएगा तो प्लस का 14 बन जाएगा। तो ये हो गया x बराबर दूसरी 14। ठीक है, तो x का मान कितना है? 14 और x का मान 13। दोनों का मान 13 निकल के आया। तो आइए इसे पहली संख्या दूसरी संख्या के रूप में ज्ञात करते हैं, है ना। तो यदि मैं पहले मान लूँ x का मान 14 मान लूँ, पहले क्या मानूँ? पहले x बराबर 14 मान लूँ, क्योंकि x का मान दोनों का मान क्या है? 13 है, एक का मान 14 है। तो अलग अलग क्या यह इसको प्रूफ करके बताना है ना कि ओके है कि नहीं। तो यदि मैं x का मान पहले 14 मान लूँ तो x बराबर 14, तो दूसरी संख्या क्या थी अपनी? 27 माइनस x थी, ठीक नहीं थी? यस थी। तो 27 माइनस का 14 तो कितना बचेगा? यहाँ पास 13 बचेगा। कितना बचेगा? 13 आंसर। और दूसरी संख्या फिर मानते हैं, प्रथम संख्या। यदि प्रथम संख्या, अभी 14 मान थे x का मान, अब इसको मानेंगे। तो यदि प्रथम संख्या x बराबर क्या हो? 13 हो, तो दूसरी संख्या क्या होगी? 27 माइनस का x, तो 27 माइनस x का मान क्या है? 13। तो 27 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा? 14। ये हो जाएगा अपना आंसर। बात आई समझ में? किस किस को बात नहीं आई समझ में वो कमेंट करके पूछ सकता है बराबर तरीके से। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मजा आया क्या आप लोग को?
चलिए, बहुत मजा आया है ना। तो यहाँ पर हमने प्रश्न तीसरा को भी बहुत ही बेहतर तरीके से कवर कर लिया है ना। एक बार पुनः मैं ऊपर की ओर आप लोग को दिखाई दे रहा हूँ। चलिए, आप लोग प्रॉपर तरीके से इन सभी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए प्रश्न चौथे की बात करते हैं। यहाँ पास किसके बात करते हैं? प्रश्न चौथा। तो प्रश्न चौथा अपना क्या बोल, सॉरी तीसरा हो गया है ना, हाँ चौथा। आइए प्रश्न चौथा को यहाँ पर दिखते हैं। आप लोग अपने बुक में देखिए, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ है ना। प्रश्न चार, प्रश्न चार है अपना, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक। क्या है? दो क्रमागत धनात्मक, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, जिनके वर्गों का योग 365 है या 365 हो। ये अपना क्या है? क्वेश्चन है। क्या है? ये अपना चौथा क्वेश्चन है ना। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं, क्रमागत, क्रमागत मतलब क्या होता है कि एक में एक जोड़ दो तो दो, दो में एक जोड़ दो तो तीन, और तीन में एक जोड़ दो तो चार। क्रमागत मतलब कि एक के बाद एक ऐड करते जाना, सिर्फ एक ही जोड़ना है। ये नहीं कि दो जोड़ दो फिर तीन जोड़ो चार दो, नहीं। एक में, जैसा कि मान लो मेरे पास क्या है, एक है, एक में एक जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा? दो हो जाएगा। अब दो में एक जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा? तीन हो जाएगा। और तीन में एक जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा? चार हो जाएगा। मतलब एक एक हमें क्या करना? ऐड करना, वैल्यूएबल बढ़ाना, एक की वैल्यू बढ़ाना, उसी को बोलते हैं हम क्रमागत। क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं हम क्रमागत संख्या। तो यहाँ पर क्या बोला है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जिनके वर्गों का योग, क्या बोला? जिनके वर्गों के योग की बात कर रहा है। आइए इसे भी देखते हैं। तो यहां पर लिखते हैं हल। तो मानक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, मानक क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक बराबर x। ये एक क्रमागत हो गई, और उससे कितना पूछा? दो क्रमागत पूछा। तो x में एक और ऐड कर दो, तो कॉमा x प्लस 1। दो क्रमागत हमें संख्या प्राप्त हो चुकी है। अब बात करते हैं प्रश्नानुसार। किसके अनुसार? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या बोलता है? दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, मतलब इन दोनों क्या करना है? वर्ग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्ग करना पड़ेगा। तो वर्गों का क्या बोलते हैं? योग। मतलब कि योग मतलब जोड़। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर बराबर कितना है? 365 है। कितना है? 300 यहाँ पास 65 है। तो यहाँ पर हमने 365 कर दिया। अब यहाँ पर क्या है? 1 x प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा। फॉर्मूला बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला बनेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला होता है। इसी फॉर्मूले पर चलते हैं। तो ये क्या होगा? ये एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर प्लस, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, है ना। तो एक्स स्क्वायर इसके बराबर में चलना पड़ेगा। तो a का मान क्या है? x। तो ये हो जाएगा अपना x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x और b का मान 1 है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़े क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक्स स्क्वायर जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर। गुणा होता अगर, है ना, तो 2 दूनी 4 हो जाता है यहाँ पास। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए 2 स्क्वायर प्लस है तो प्लस, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। 1 का स्क्वायर कुछ भी कर लो क्या आएगा? 1 ही आएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। प्लस 1 मिनट, यहाँ पास बराबर में है ना यार, 365 है ना, यहाँ पास 365 आएगा, है ना। बराबर में हमने 365 तो लिखा ही नहीं था।
ठीक है, सॉरी इसके लिए, आप लोग भी ध्यान नहीं देते हैं यार, गड़बड़ कर देते हैं आप लोग भी। चलिए कोई दिक्कत, एक कवर करोगे तो एक ही आएगा, प्लस है तो प्लस, दो का गुणा एक के साथ कर दो, दो एकम दो, फिर एक्स के साथ कर दोगे तो 2x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2x, बराबर में क्या है 365 है, तो 365। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। आइए थोड़ा सा मैं एक पेज ऐड कर लेता हूँ ना यहाँ पास। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2x² है तो 2x², ये क्या है हमारा एक है तो प्लस एक अभी रहने देते हैं, प्लस 2x, ये प्लस का बराबर किस पर आएगा तो माइनस का हो जाता है 365, बराबर में कुछ नहीं मतलब कि 0। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े अपन, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 2x² है तो 2x² प्लस 2x, अभी बताता हूँ ये एक कहाँ गया, ये प्लस का एक है और ये माइनस का 365 है, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो 365 में से एक चला जाएगा तो कितना बचेगा 364, और बड़ी संख्या क्या आएगा, माइनस का चिन्ह है तो माइनस, तो यहाँ पर क्या आएगा 364, बराबर में कुछ नहीं मतलब कि 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पास भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और इसमें से भी 2 निकल आएगा, क्या आएगा, निकल आएगा। चलिए 2 का ले लेते हैं कॉमन, क्या ले लेते हैं कॉमन, तो 2 आ गया बाहर, यहाँ बचा x² प्लस यहाँ 2 बाहर निकलेगा तो यहाँ बचा x माइनस, इसमें से 2 निकलेगा तो कितना बचेगा, 2 निकलेगा, तो यहाँ पास 2 निकलेगा तो कितना बचेगा, 182 गुणा 2 करो भला, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16 के 6, 2 एकम 2 और 1 3, 3 हाँ 2 निकलेगा तो 182 बचे, कितना बचेगा 182 बचेगा, बराबर में 0। कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोग को समझ में आया क्या? समझ में आया? कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, है ना। बराबर तरीके से कॉमन कैसे निकाला मैंने, 182 गुणा 2 कर दिया, 2 बाहर चला गया तो 182 बचा, 182 में 2 का मैं गुणा कर दूंगा 364 बचेगा, जो यहाँ पर 364 लिखा हुआ है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब गुणांक की चीजें बराबर किस पर आएगा तो भाग में आएगा, किस में आएगा, भाग में आएगा। आइए भाग में करके देख लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा x² प्लस x माइनस का 182 बराबर में 0 के बटे में 2, और किसी भी संख्या का यदि 0 के बटे में कर दिया जाए, क्या कहते बटे में कर दिया जाए, तो क्या होता है कि वह शून्य हो जाता है। क्या होता है? शून्य होता है कि नहीं होता है भाई? शून्य किसी भी संख्या के साथ शून्य का गुणा कर दो, सॉरी भाग कर दोगे तो वह क्या हो जाता है, वह शून्य हो जाता है। तो क्या बचेगा यहाँ पास x² प्लस x² प्लस x, और 1 मिनट थोड़ा सा, हाँ माइनस 182, और ये शून्य का दे दिए तो ये शून्य हो गया। चलिए अब क्या करते हैं, अब गुणनखंड विधि से करेंगे। कौन सी विधि से करेंगे? अब गुणनखंड विधि से करेंगे। तो गुणनखंड विधि से करेंगे तो क्या होगा, अब क्या होगा, फर्स्ट इंटू लास्ट, क्या होगा, फर्स्ट इंटू लास्ट का गुणा कर दो यहाँ पास, तो कितना आएगा 182 ही आएगा, कितना आएगा 182 ही आएगा, है ना। अब 182 को ऐसे दो भागों में हमें तोड़ना है कि जोड़े या घटाएं, हमें एक आना चाहिए, यानी कि x प्राप्त होना चाहिए। तो 182 में इसे दो भागों में तोड़ दें तो ये टूटेगा अपना 13 और 14, 13 में, किसमें 13 और 14 में, 13, 14 और 13 का गुणा करोगे तो 182 आएगा, और 14 में से 13 से माइनस करोगे तो 1 बचेगा, यानी कि x बचेगा, है ना। तो चलिए तोड़ दीजिए इसको भी। तो यहाँ पर क्या होगा, x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस का 182 बराबर में 0 है, तो 0। कोई दिक्कत आप लोग के यहाँ पास? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैं बहुत ही आराम से पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, है ना। चलिए अब यहाँ पास 2 पद प्राप्त हो चुके हैं, पहला पद और ये दूसरा पद। 2 पद जब प्राप्त होते हैं तो देख लेते हैं, दोनों पदों में कॉमन निकालना है। तो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, कॉमन निकाल दो इसको। तो x आ गया बाहर 2x से, तो यहाँ 1x बचा, प्लस x बाहर चला गया तो यहाँ पर बचा 14 माइनस,
यहाँ पर लेते हैं 13 कॉमन, किसका लेते हैं 13 कॉमन लेते हैं, तो माइनस का 13 कॉमन आ गया, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, मतलब x 13 का भाग अगर 82 में दोगे, 13 का भाग 82 में दोगे तो 14 बचेगा, कितना बचेगा 14 ही बचेगा। अब माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पर प्लस आएगा, बराबर में शून्य है तो शून्य, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं एक्स प्लस 14 2 है तो इसका एक ले लेते हैं, तो एक्स प्लस 14 एक लेंगे, और दूसरा एक्स माइनस का 13 बराबर में शून्य है तो शून्य। यही करते हैं क्या, यही करते हैं प्रॉपर तरीके से। अब दोनों का अलग अलग शून्य निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं दोनों का अलग अलग शून्य कैसे निकलेगा, तो x प्लस 14 बराबर का शून्य, तो x बराबर प्लस का 14 बराबर किस पर जाएगा, तो माइनस का 14 मतलब कि क्या हो गया अमान्य हो गया, क्या हो गया अमान्य हो गया, माइनस का 14 आया था ना। तो हमसे क्वेश्चन क्या बोला था, धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, क्या बोला था 2 धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए, तो ये तो माइनस में आ रहा है, मतलब ये क्या है अमान्य है, ठीक है। इसका निकालते हैं, तो x माइनस का 13 बराबर का शून्य, तो x बराबर माइनस का बराबर किस पर आएगा, तो 13 प्लस का हो जाएगा, मतलब ये मान्य है ना। अब इसने ये तो भी हमें एक संख्या प्राप्त हुई है, हमें 2 संख्या चाहिए भाई, 2 क्रमांक पूछा है, कितना पूछा है 2 क्रमांक ना पूछा है उसने, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो क्या लेंगे, तो 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, क्या था हमने क्वेश्चन में क्या माना था, धनात्मक पूर्णांक x कॉमा x प्लस 1, यही था, यही माने हुए थे अपन, यही ना माने हुए थे जी, यही माने हुए थे। तो x का मान क्या है 13, और दूसरा x प्लस, अरे यार x का मान क्या है 13 यहाँ भी है, x का मान 13 यहाँ भी है ना भाई, 13 प्लस 1, तो पहली संख्या क्या निकल आएगी ये 13, और दूसरा 13 प्लस 14, तो 13 14 2 क्रमांक संख्या, ये हो गया अपनी आंसर। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ पास, कोई डाउट कोई डाउट नहीं होगा। बहुत ही बेहतर तरीके से मैं बहुत ही आराम से और बहुत ही इजी भाषा में आप लोग को समझाने की कोशिश किया हूँ, ताकि आप लोग को बहुत ही बेहतर तरीके से यह चीज़ प्रॉपर तरीके से समझ में आ सके, है ना। इससे आसान आप लोग को कहीं नहीं मिलने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ तक बहुत ही बेहतर तरीके से समझ चुके हैं। हाँ, अगर आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ रहा है और मैं आप लोग को समझा भी पा रहा हूँ। चलिए, मज़ा आया आप लोग को, चलिए मज़ा आया तो लाइक कर दीजिए फटाक से। चलते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलिए 5वें क्वेश्चन पर आइए, 5वें क्वेश्चन पर चलते हैं, है ना। आप लोग बुक में देख लीजिए, तब तक मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ प्रश्न 5 में अपना क्या कहता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ प्रश्न 5 में लिख दूँ क्या, चलिए प्रश्न 5 में लिखता हूँ, एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। क्या है 7 सेंटीमीटर कम है यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो, 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए, अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 मीटर कम है, जो उसकी ऊंचाई जो लंबाई है वह उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, और यदि उसका कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो उसका अन्य 2 भुजाएं ज्ञात कीजिए। मतलब उसकी लंबाई और जो आधार बेस उसको ज्ञात करना है हमें। बात आई समझ में। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो फिर यहाँ पर डालेंगे हल,
और एक त्रिभुज बना लेते हैं, है ना। ये अपना त्रिभुज है। ये हम सभी को पता है कि ये जो बड़ा वाला होता है यह लंब होता है। लंब के सामने वाला क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। और ये जो नीचे वाला होता है यह क्या कहलाता है? आधार कहलाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन को समझिए। क्या बोल रहा है? एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ऊंचाई ये जो है ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो मान लेते हैं इसका आधार दिया तो है नहीं, तो इसका मान लेते हैं आधार x सेंटीमीटर। कितना मान लिए? इसका आधार मान लेते हैं x सेंटीमीटर, है ना। तो क्या बोल रहा है? जो इसकी ऊंचाई है 7 सेंटीमीटर आधार से कम है, मतलब कि x से 7 सेंटीमीटर कम है, तो x माइनस 7 लंब हो गया। और कर्ण कितना दिया है? 13 सेंटीमीटर दिया है। कितना दिया है? कर्ण दिया है 13 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। और ये तो 90 डिग्री के एंगल बना रहता है, यही दिया हुआ है। यही ना क्वेश्चन बोल रहा है जी? हाँ, यही बोल रहा है। आगे बढ़े तो अपन आगे बढ़ते, ठीक है। तो माना आधार हमने क्या माना है? माना आधार बराबर कितना है? x सेंटीमीटर है ना, x सेंटीमीटर। और ऊंचाई की बात कर रहे हैं, ये जो लंब है क्या ऊंचाई है? ऊंचाई कितना बोला इसने? 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से इसकी ऊंचाई क्या है? 7 सेंटीमीटर कम है। ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो इसकी ऊंचाई जिसको हम बोलते हैं लंब, क्या बोलते, जिसको हम बोलते हैं लंब, बराबर क्या है? 7 सेंटीमीटर कम, मतलब x माइनस का 7 सेंटीमीटर, यही दिया है। तो अब ये त्रिभुज वाला है, तो जहां भी त्रिभुज का मान और त्रिभुज के मान को एक एक पार्ट का दो पार्ट जो भी मान ज्ञात करना होता है, तो इसमें कौन सा प्रमेय लग जाता है? इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाता है। जहां भी अगर बात होती है त्रिभुज की, तो वहां पर अगर सॉल्व करना होता है तो पाइथागोरस प्रमेय लग जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। किसमें चलेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। आप लोग बुक से क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है। चलिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर किए दे रहा हूं। पाइथागोरस प्रमेय से चलते, किसमें चलते हैं अपन? पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहां पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि त्रिभुज है। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब को आगे कर दो या पीछे कर दो, आधार को आगे कर दो या पीछे कर दो, इससे कोई मैटर नहीं करता है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, अभी आधार ले रहा हूँ, बताऊंगा क्यों ले रहा हूँ, है ना। तो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों प्लस में है ना, तो वो चल जाता है, दोनों का मान वही कहलाता, वही आता है। ठीक है, चलिए इसका मान रख देते हैं। तो कर्ण कितना दे रखा है? 13। कर्ण कितना दिया है? 13। ये 13 दिया है ना, कर्ण 13 दिया है। लंब कितना दिया है? x माइनस 7। और आधार दिया है x सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 13 का वर्ग हो जाएगा। 13 का वर्ग बराबर आधार कितना है? x है। कितना है? x। तो x का स्क्वायर प्लस लंब कितना दिया हुआ है? तो लंब x माइनस का 7 का वर्ग, यही दिया हुआ है, यही दिया हुआ है। अब यहाँ पास अपन लोग देख रहे हैं, चलिए शुरू से करते हैं ना। आप लोग प्रॉपर तरीके से डायग्राम बनाते चलिए, वीडियो को रोकते चलिए, लिखते चलिए और समझते चलिए, ठीक है। ठीक है ना, इतना आप लोग वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से इसको लिख लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। चलिए, अब 13 का वर्ग करोगे तो कितना आएगा? मतलब 13 गुणा 13 आप लोग करोगे तो 169 आएगा। कितना आएगा? 169 आएगा, बराबर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये एक्स का स्क्वायर है तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये क्या है? एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर, मतलब ए प्लस, या सॉरी माइनस का चिन्ह है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पर क्या लगेगा? फार्मूला लगेगा, ठीक है, फार्मूला लगेगा। तो इसलिए मैं लंब पीछे कर दिया, क्योंकि यहाँ पास फार्मूला लगाता तो थोड़ा सा क्या है कि हमें सॉल्व करने में दिक्कत होती, और इसको लंब को मैं बाद में कर दिया, मतलब इसका फार्मूला लगेगा। तो फार्मूले पर यहाँ पर कर देते हैं। तो इसका फार्मूला क्या होता है? तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ये फॉर्म में हमें क्या करना है? यहाँ पास जमाना है। क्या करना है? जमाना है। तो आइए कर देते हैं यहाँ पास। तो ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा अपना बी। तो ए का स्क्वायर मतलब कि एक्स का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कि 7 का स्क्वायर माइनस
2 इंटू, नहीं गुणा नहीं, कोष्टक लगा देते हैं ना, कोष्टक। a मतलब कि x, b मतलब कि 7। कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होगी। बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ मैं, है ना, ताकि आप लोग को भी समझ में आ जाए और आप लोग इसे कर सको बहुत ही बेहतर तरीके से। आगे बढ़े क्या अपन? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 169 है, तो 169 बराबर x का स्क्वायर है। चलिए एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पर रुकिए, है ना। x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, अब बीच में क्या है, चिन्ह का है, तो ये क्या होंगे, ये जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जुड़ जाएगा। अब 7 गुणा 7, 7 का स्क्वायर है, तो 7 7 कितना होता है, 49। तो यहाँ पर आ जाएगा 49, कितना आएगा, 49। माइनस है तो माइनस, 2 का गुणा 7 में करो तो कितना हो जाएगा, 2 7 14, 14 गुणा x के साथ कर दोगे तो 14x है। कितना हो जाएगा, 14 का x है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से आप लोग को बता रहा हूं मैं, है ना। इससे आसान आप लोग को कहीं नहीं मिलने वाला। कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़े अपन, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये जो अपना 169 है, इसको क्या करते हैं, बराबर की इस पार लेके आएंगे। जब इसको बराबर की इस पार लेके आएंगे तो किस में आएगा, माइनस में आएगा। किस में आएगा, माइनस में आएगा। तो इसको चलिए बराबर की इस पार कर देते हैं। तो इस आप लोग क्या करिएगा कि यहाँ पास ये फॉर्मूले ये जरूर लगाइएगा, ठीक है। इसको ऐसा कराने से क्या होता है कि हमें लगता है कि हाँ हम सवाल आगे सॉल्व कर रहे हैं। चलिए, तो ये 2x स्क्वायर है, तो ये 2x स्क्वायर प्लस 49। एक मिनट थोड़ा सा इसको क्या करते हैं, जो 14 है ना, इसको आगे कर देते हैं, इसको आगे कर देते हैं, ठीक है। तो ये माइनस का 14 इसको आगे पहले कर देते हैं। हमें थोड़ी क्या है, मैं बताऊंगा क्यों करते हैं, है ना, ताकि हमें आगे सॉल्व करने में आसानी रहे, ठीक है तो वही लिखा है ना भाई, देखो माइनस का 40x है, तो माइनस का 40x में कर दे रहा हूँ, ठीक है। और प्लस का 49 है, तो मैं यहाँ पर प्लस का 49 लिखे दे रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, वही लिखा हुआ है। और ये प्लस का है, बराबर किस पर आया, तो माइनस का हो गया 169, है ना। इस तरह थोड़ा सा आसानी होगा अपन को करने में, ठीक है। अब बराबर में कुछ नहीं, मतलब कि 0। कोई दिक्कत यहाँ पर आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है ना। इसलिए मैं कह दिया हूँ, क्योंकि इसको अभी क्या करें, माइनस करेंगे तो प्लस माइनस कर देंगे, तो आसानी से आप लोग को भी समझ में आएगा, है ना। तो ये 2x स्क्वायर है, तो 2x स्क्वायर, ये प्लस एक माइनस है यार, प्लस नहीं माइनस है, माइनस 40x है, तो 40x। अब ये प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, और बड़ी संख्या क्या है, माइनस का चिन्ह है, तो माइनस आ गया यहाँ पास। और 169 में से 49 को अपन माइनस कर देंगे, तो यहाँ बचेगा 120। कितना बचेगा, 120 बचेगा। अब बराबर में कुछ नहीं, मतलब कि 0। क्या है, 0। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया क्या? बहुत ईजी है ना, बहुत ईजी, बहुत आसान भाषा में आप लोग को बता रहा हूँ मैं। चलिए आगे बढ़े अपन, यहाँ तक समझ में आया? चलिए यहाँ तक समझ में आ गया ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ भी 2 है, तो यहाँ भी 2 छुपा हुआ है, और यहाँ भी 2 छुपा हुआ है, तो क्या करेंगे, 2 का अपन ले लेते हैं कॉमन। क्या लेते हैं, कॉमन। चलिए तो मैं थोड़ा सा ब्लैक पेन यूज करिए ताकि आप लोग को समझ में आए। 2 का मैंने यहाँ पर ले लिया कॉमन, यहाँ 2 निकल चुका, तो यहाँ पर क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा। क्या बचा यहाँ पर, एक्स का स्क्वायर माइनस, ये यहाँ पर क्या है, 14 लिखा हुआ है, मतलब कि 2 गुणा 7, 7 दूनी 14, तो 2 बाहर चला गया, तो कितना बचा, 7 बचा यहाँ पास। कितना बचा, 7। एक्स है तो एक्स, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 120, मतलब कि 60 गुणा 2 लिखा हुआ है, बराबर में 120। 60 गुणा 2 शून्य शून्य, और 6 दूनी 12, 120, मतलब 60 गुणा 2 120। 2 बाहर चला गया, कितना बचा, सिर्फ 60 बचा, तो माइनस के यहाँ पर बचा सिर्फ 60, बराबर में कुछ नहीं तो 0 है। यहाँ तक आप लोग कोई डाउट है क्या, आप लोग को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं बहुत ही आसान भाषा में आप लोग को बता रहा हूँ, है ना, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मकसद यही है कि आसान से आसान भाषा में आप लोग को समझाना और आगे बढ़ाना, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, देखिए ये 2 है अपना, गुणांक में है, बराबर किस पर आएगा, तो किस में आएगा, भाग में आएगा। किस में आएगा, भाग में। अब भाग में इसको ला के आइए तो 0 के बटे में आएगा। किस में आएगा, 0 के बटे में आएगा। तो आप लोग इतना वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से लिख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। इधर आप लोग वीडियो को रोक के लिख लीजिए। चलिए इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, और न्यू पेज यहाँ पर ऐड करता हूँ, ठीक है। चलिए ठीक है, यहाँ पर मैं न्यू पेज ऐड कर ले रहा हूँ। 2 उस पर जाएगा, तो ये x का स्क्वायर माइनस का 7x माइनस का 60 बराबर, और 0 के बटे में 2। तो किसी भी संख्या का अगर 0 में भाग दिया जाए तो क्या होता है, वह 0 बचता है। कितना बचता है, 0 बचता है। कितना बचता है, 0 बचता है। तो यहाँ पर क्या बचेगा,
यहाँ पर x का स्क्वायर माइनस का 7x और माइनस का 60 बराबर में 0, ये बचेगा। आप क्या करेंगे, आप इसको करेंगे गुणनखंड विधि से। किसमें से करेंगे, गुणनखंड विधि से करेंगे। तो गुणनखंड विधि क्या होता है, फर्स्ट इंटू लास्ट। क्या होता है, फर्स्ट इंटू लास्ट, मतलब इसका गुणा इसके साथ कर दो और जो आए तो इसे दो भागों में तोड़ दो और ऐसे दो भागों में तोड़ो कि काटो, सॉरी जोड़ो या घटाओ, यहाँ पर हमें 7 मिलना चाहिए। कितना मिलना चाहिए हमें, यहाँ पर 7 मिलना चाहिए। कुछ भी करो, कितने दो भागों में तोड़ दो, है ना। आइए तो इसे दो भागों में तोड़ देंगे तो 12 पंच 60, है ना। कितना, 12 पंच 60। तो x का स्क्वायर माइनस 12x और प्लस 12 पंच 60, 5x माइनस का 60 बराबर का 0। 12 का गुणा 5 से करोगे तो 12 पंच 60 आता है और 12 में से 5 चल जाएगा तो 7 बचेगा। यहाँ तक कोई डाउट आप लोगों को, कोई डाउट नहीं, मजा आया क्या। चलिए आगे बढ़े क्या अपन यहाँ पास। चलिए ये दो भागों में बढ़ चुका है। यहाँ भी x कॉमन ले लेने, x का x कॉमन चला गया तो यहाँ बचा x, यहाँ बचा 12 और यहाँ पास का है कॉमन ले लें 5 का। किसका ले लेते हैं, यहाँ पास 5 का कॉमन ले लेते हैं यहाँ पास, है ना। तो कितना बचेगा, 12 पंच 60, है ना। तो 5 प्लस 5 का कॉमन आ गया तो x माइनस 12 का भाग 5 का भाग कर दोगे तो यहाँ 12 बचेगा। 5 का 5 बचा 1, 5 दूनी 10। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, आया समझ में। चलिए अब क्या करते हैं, जो सेम सेम होता है उसका एक ठो लिख लेते हैं। तो x माइनस का 12 और जो अपन ने निकाला उसको ले लेते हैं। तो x प्लस का 5 बराबर का 0। यही करते हैं आप लोग। मज़ा आया क्या आप लोग को, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, यस सर बहुत मज़ा आ रहा है, समझ में भी आ रहा है। आप क्या करते हैं, इसका अलग अलग क्या निकालते हैं, इसका शून्यक निकालते हैं। क्या निकालते हैं, इसका अलग अलग शून्यक निकालते हैं। चलिए इसका शून्यक निकाल दीजिए। तो ये x माइनस का 12 बराबर 0, तो x बराबर इस पर आएगा तो प्लस का 12 बन जाएगा। किसका बन जाएगा, प्लस का 12 बन जाएगा। इसको निकाल देते हैं तो x प्लस 5 बराबर में 0, तो x बराबर इस पर आएगा तो माइनस का 5, मतलब ये अमान्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा, है ना, क्योंकि माइनस का कोई भी मान नहीं आता इसमें, है ना। इसका माइनस का कोई मान नहीं आएगा। तो एक ठो क्या है अपना 12 है, x का मान क्या है 12 है। चलिए तो अपन आधार क्या माने थे उस वहाँ पास, अपन क्या माने थे, तो आधार बराबर x माने थे, x माने थे ना, x सेंटीमीटर माने थे। तो x का मान क्या है 12 है, क्या है x का मान 12, तो यहाँ पर कर देंगे 12 सेंटीमीटर। और फिर क्या बोले थे अपन, ऊंचाई उसकी, तो ऊंचाई उसकी कितनी थी, आधार से 7 सेंटीमीटर कम थी। तो अपन ने क्या माना था, x माइनस 7 माने थे। ऊंचाई क्या माने थे, x माइनस 7 अपन माने थे, यही माने थे। तो x का मान क्या है 12 माइनस का 7 सेंटीमीटर। तो 12 में से 7 गया तो कितना बचा, 7 5 12 सेंटीमीटर, मतलब कि 12 और 7। तो आधार क्या है 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई क्या है इसकी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पास आप लोग इतना करके आंसर कर दीजिए, इतना ही है, ठीक है। तो इसकी ऊंचाई कितने मान जाएगी, 5 सेंटीमीटर ऊंचाई होगी और आधार कितना होगा 12 सेंटीमीटर। ये हो गया अपना आंसर। क्या हो गया, ये अपना हो जाता है आंसर। कोई दिक्कत आप लोग को, कोई दिक्कत नहीं, बहुत मज़ा आया होगा, है ना, क्योंकि हमारा पढ़ाने का तरीका ही ऐसा है। चलिए तो अगर मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। कोई दिक्कत नहीं। आइए बात करते हैं प्रश्न शर्मा के। चलिए प्रश्न शर्मा की ओर चलते हैं। चलिए यहाँ पास हमने प्रश्न छठवा लेकर के आ चुके हैं। आइए प्रश्न छठवा क्या बोलता है इसे समझते हैं, फिर आगे अपन बढ़ेंगे। तो प्रश्न छठवा अपना बोलता है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। कितने बर्तनों का निर्माण करता है यह नहीं बताया इस पर, है ना, कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। और एक विशेष दिन यह देखा गया, मतलब किसी अच्छे दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नंग की निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से कितना अधिक है, 3 अधिक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए थोड़ा सा,
दुगने से 3 अधिक है, दुगने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नंग की लागत ज्ञात कीजिए। प्रत्येक नंग की लागत ज्ञात कीजिए। तो एक दिन में कुल बर्तनों का निर्माण करता है, एक दिन में कुछ बर्तनों, कुछ मतलब कि अपन मान लेते हैं एक्स बर्तन का निर्माण करता है। कितना? एक्स बर्तन का। उसने स्पष्ट तो नहीं बताया कि कितने बर्तनों का निर्माण करता है, तो अपन मान लेते हैं कि बर्तनों की जो एक दिन में कितने बर्तनों का निर्माण करता है, तो कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। तो यहाँ पर चलते हैं माना। किसमें चलते हैं? माना में। यहाँ पर लिखेंगे हल। तो एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। तो माना एक दिन में, एक दिन में या बर्तनों की संख्या, माना एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। दे देगा कि प्रत्येक नंग के निर्माण की लागत उस दिन के निर्माण किए गए के बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। बर्तनों की लागत, बर्तनों की लागत 3 अधिक, दुगने से 3 अधिक थी, है ना। चित्त माना बर्तनों की संख्या, ठीक है, माना बर्तनों की संख्या, भाई बर्तनों ना बोल रहा है, तो माना बर्तनों की संख्या, तो माना बर्तनों की संख्या बराबर क्या है? एक्स है। मतलब एक दिन में एक्स बर्तन हमने बनाए, ठीक है। अब उसमें से क्या बोलता है? बर्तन की एक लागत, एक विशेष दिन देखा गया कि प्रत्येक नग निर्माण लागत, क्या बोलता है? निर्माण लागत। ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है? निर्माण लागत रुपए में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के, बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक थी। मतलब बर्तनों की संख्या क्या है? एक्स, तो उनकी लागत से दुगने से 3 अधिक थी, है ना। तो यहां पर लिखेंगे बर्तनों की लागत, क्या लिखेंगे? बर्तनों की लागत बराबर, क्या बोल रहा है? बर्तनों की लागत रुपए में दुगने से 3 अधिक थी। दुगने मतलब एक एक्स हो गया, मतलब कि 2x हो जाएगा, दुगने प्लस 3 अधिक है, तो 2x प्लस 3 रुपए अधिक थी। तो उस यदि उस दिन की निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नंग की लागत ज्ञात कीजिए। तो कुल लागत किसने इसने तो कितना बता दिया? कुल लागत 90 रुपये। आइए तो प्रश्नानुसार चलते हैं। तो यहां पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। तो कुल लागत इसने कितना बता दिया? कुल लागत बराबर, तो उस दिन की कुल लागत कितने से बताया? 90 रुपये थी। कितना थी? 90 रुपये थी। तो 90 रुपये इसकी कुल लागत हो गई, है ना। टोटल लागत हो गई। तो बर्तनों का निर्माण, कितने बर्तन हमारे बने उन सभी का बता दिया। तो पहली बर्तन हमने संख्या क्या थी? एक्स थी, एक्स, कोई दिक्कत, और उसके दुगने से 3 अधिक थी, तो 2x प्लस 3, और इन सभी की लागत कितनी थी? 90 थी। यही ना बोला है क्वेश्चन? यही बोला है हमारा, ठीक है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, मजा आएगा पढ़ने में, बहुत मजा आएगा, है ना। एक्स का गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 2x का स्क्वायर प्लस 3x बराबर का 90 है, तो 90। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान था, है ना। इसको अंदर लेके आ जाओ, इसको अंदर लेके आओ, तो 2x स्क्वायर प्लस 3x आया तो माइनस का 90 बराबर में 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। फर्स्ट इंटू लास्ट कर दो, इसका गुणा इसके साथ कर दो, गुणाखंड विधि से ज्ञात करना है। तो 9 दून 18 मतलब 180, कितना होगा? 180। अब 180 को दो ऐसे भागों में तोड़ दो कि जोड़ो या घटाओ तो हमें 3 प्राप्त होना चाहिए। कितना प्राप्त होना चाहिए? हमें 3 प्राप्त होना चाहिए। अब गुणा करें तो 180 आना चाहिए। तो ये हो गया अपना 15 गुणे 12, तो 12 दूना 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 की 0, 12 पंच हाथ लाई 6, 12 कम 12, 12 6 18, गुणा करने पर 180 आ रहा है, और 15 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, है ना। मजा आ रहा है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं।
तो ये होगा 2x² और 2x² प्लस का 15x माइनस का 12x माइनस का 90 बराबर का 0। कोई दिक्कत यहाँ पर आप लोग? कोई दिक्कत नहीं, बहुत मजा आने वाला है ना, बहुत मस्त तरीके से पढ़ेंगे इसको। चलिए, दो पक्ष हमें प्राप्त हो चुके हैं, पहला पक्ष दूसरा पक्ष, दोनों में कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ x² है, यहाँ x है, मतलब x कॉमन यहाँ पर निकल आएगा, तो यहाँ क्या बचा 2x प्लस का यहाँ पर बचा 15। यहाँ से यहाँ 12 है, यहाँ 90, तो कितने का कॉमन निकलेगा यहाँ पास? माइनस का 12 का तो कॉमन निकलेगा ही, ठीक है। तो ये 12 का भाग दे दो इसमें, तो 12 शून्यम, 1 मिनट, इसका भाग दे देंगे तो 15 छक्का 90, हाँ 15 छक्का 90, कितना आएगा यहाँ पास? कितना आएगा? तो यहाँ पर 6 का आएगा यार, कॉमन है, यहाँ पर 6 कॉमन निकलेगा। किसका निकलेगा? 6 का कॉमन निकलेगा, तो यहाँ 6 दूनी 12, यहाँ कितना बचा? मतलब 2 बचा यहाँ पास, तो 2x हो जाएगा यहाँ पास, और 15 छक्का 90 माइनस का यहाँ बचेगा 15, सॉरी प्लस का बचेगा, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, बराबर में 0। कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से देखिए 12 लिखा हुआ है, क्या लिखा 12, तो 6 गुणा 2 करो, 6 दूनी कितना होता है? 12 होता है, तो 6 कॉमन निकल लगा, तो यहाँ पर कितना बचा? 2 बचा, तो हमने 2 कर दिया। ये क्या लिखा? 90 लिखा है, क्या लिखा? 90 लिखा है, तो यहाँ पास 15 गुणा 6 करो, तो 15 छक्का कितना होता है? 90, तो हमने 6 यहाँ से निकाल लिया, तो कितना बचा यहाँ पास? 15, तो 15 यहाँ पास। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आइए आगे बढ़ते हैं। ये वाला सेम पद, ये वाला सेम पद, तो वही निकलेगा, तो 2x प्लस का 15 और एक ये और एक ये, तो x माइनस का 6 बराबर का 0। आया समझ में? यहाँ तक आप लोग यहाँ तक वीडियो को रोक के प्रॉपर तरीके से लिख सकते हैं। इतना ये हल्का है, हल्का इतना प्रॉपर तरीके से वीडियो को रोक कर लिख सकते हैं, लिख लीजिए। चलिए मैं आगे बढ़ूँ इसी को लेकर के फिर। चलिए अब इसका क्या करते हैं, इनका अलग अलग गुणनखंड निकालते हैं। क्या निकालते हैं? इनका अपन अलग अलग गुणनखंड निकालते हैं। तो इसका अलग से निकालो, इसका अलग से निकालो, तो इसे दो भाग में तोड़ लेते हैं, तो ये 2x प्लस का 15 बराबर का 0 हो जाएगा यहाँ पास। तो क्या हो जाएगा यहाँ पास 2x बचेगा, माइनस का जाएगा 15, तो माइनस का 15 हो जाएगा, ठीक है। ये बचेगा यहाँ पर x बटे में चल जाएगा, तो माइनस का 15 बटेगा 2। ये x का मान निकला है, और x का मान यहाँ माइनस में है, तो माइनस में किसी भी चीज़, एक बात बताइए, मैं कोई भी चीज़ अपना धंधा किया हूँ, ठीक है, धंधा किया हूँ, तो उसका जो मैं लागत लगाऊंगा तो माइनस में थोड़ी लगाऊंगा। माइनस में होता है कभी? मैं कहता हूँ 5 रुपये का एक सेब है, तो क्या -5 रुपये का एक सेब मैं क्या बेच सकता हूँ? नहीं बेच सकता हूँ। तो ये माइनस में आया है, तो माइनस मतलब क्या हो गया? ये अमान्य हो गया। क्या हो गया? अमान्य हो गया है। क्या हो गया? ये अमान्य, ठीक है। अब दूसरे की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, तो ये x माइनस का 6 बराबर का 0, तो x बराबर उस पर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, मतलब x का मान कितना निकल आया अपने को? 6 निकल आया। कितना निकल आया? x का मान निकला 6। अब बर्तनों की संख्या, मतलब x का मान 6, तो वहां पर हमने क्या माना था? बर्तनों की संख्या हमने क्या माना था? x माना था, है ना, x माने थे। तो यहाँ पर लिखेंगे, तो इसके आप लोग इसके नीचे करिएगा, ठीक है, मैं यहाँ पर कर देता हूँ। तो बर्तन की संख्या, तो बर्तन की एक दिन की संख्या x बराबर क्या है? 6। क्या है? 6। अब क्या बोलता है? उसके दुगुने से 3 अधिक थी। बर्तनों की लागत क्या थी? लागत तो पूछा ना, बर्तन की लागत भी पूछा है, उसकी लागत उसकी क्या पूछा था? दुगने से 3 अधिक थी, ये पूछा था। तो 2x का मान 6 प्लस का 3, तो 6 दूनी 12 प्लस 3, तो कितना हो गया? 15 टोटल। कितना हो गया? 15 रुपये। तो उसकी लागत कितनी निकल आई? तो एक दिन में वह 6 बर्तन बनाता है और उसकी लागत कितना होती है? 15 रुपये होती है। कितने रुपये होती है? उसकी लागत 15 रुपये होती है। ये हो गया अपना आंसर। क्या होगा? ये हो गया अपना आंसर। तो समझ में आया क्या? अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें आप, है ना। मुझे पता है कि अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आप लोग को वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसका बेल आइकन दबा दें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। और हो सके तो अपने स्कूल ग्रुप, अपने फ्रेंड सर्कल का ग्रुप में वीडियो को शेयर कर दें, ताकि आप सभी फ्रेंड सर्कल तक को यह वीडियो पहुंचे और उन सभी को भी इन सब का प्रॉफिट हो सके।
चलिए मेरे प्यारे साथियों, शेर एवं शेरनियों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे एक न्यू प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।